ठीक है बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 4 लेक्चर्स देख लिए हैं और अभी तक जो भी बातचीत की गई है वो सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन की बातचीत की गई है। आज हम लोग पहली बार कॉम्बिनेशन को नाम मात्र इंट्रोड्यूस करेंगे, हल्का फुल्का देखेंगे, क्योंकि बिना उसके फॉर्मूले के भी दिक्कत हो जाती है जब हम परम्यूटेशन के क्वेश्चंस को बनाने जाते हैं। थोड़ा बहुत इस्तेमाल कॉम्बिनेशन का भी रहता है तो कॉम्बिनेशन के बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे आज, ऊपर ऊपर से कॉम्बिनेशन को हल्का फुल्का देखेंगे और फिर परम्यूटेशन को भी देखेंगे और मिक्स क्वेश्चंस आज की लेक्चर से ही और आज के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकता है परम्यूटेशन भी लग रहा हो, कॉम्बिनेशन भी लग रहा हो, या हो सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पे हो गया, अगला परम्यूटेशन पे हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, क्या होता है ये डिस्कशन पहले ही हो चुका है कि कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन है। ठीक है, तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या है भाई, हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर अरेंज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि एनपीआर जो है वो है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो n में से r चीजें सेलेक्ट भी हो रही है और अरेंज भी हो रही है। आर थिंग्स आउट ऑफ n things are selected and arranged। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एनपीआर में क्या कर रहे हैं, तो भाई n में से 8 चीजों को तो ले ही रहे हैं ना, और उनको लेकर के आपस में आप अरेंज कर रहे हैं। तो एनपीआर आपको बताता है, जो कि n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल है, कि r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स आर सेलेक्टेड एंड अरेंज। ठीक है, और दूसरी बात हम क्या जानते हैं, आर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन आर फैक्टोरियल वेज। आर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन आर फैक्टोरियल वेज। तो अगर मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, अरेंजमेंट नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने अरेंजमेंट की है उसको कैंसिल कर दो। और यहां पे क्या चल रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो अगर मैंने अरेंज किया है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो कैंसिल कैसे होगा, डिवीजन के थ्रू। तो अपन क्या करेंगे, अगर हम एनपीआर बाय आर फैक्टोरियल कर दें तो ये मुझे क्या दे देगा बेटा, ये मुझे दे देगा सिलेक्शन, या आप कह लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन different things taking R at a time। selection combination of n different things taking R at a time, तो ये मुझे NPR by R फैक्टोरियल दे देगा। पूरी बात क्या हुई, हम NPR में क्या करते हैं, NPR को क्या लिखते हैं, permutation of n different things taking R at a time, या arrangement of n different things taking R at a time। तो 10 में से अगर आप 5 चीजों को अरेंज कर रहे हैं, तो पहले तो उस 5 को चुनिएगा ना, कि कौन से वाले 5। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे 10 में से, मान लो कि 10 में से 2 चीजों की अरेंजमेंट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेलेक्ट, एंड आई विल सेलेक्ट 2 थिंग्स in tensity way and then I will arrange them in 2 factorial way। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, परमुटेशन का जो रिजल्ट आएगा, ये आएगा हमारा 10p2। 10p2 ये हो गया। अब यही चीज उल्टा यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, उसको अगर मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो ये 10c2 हो गया। या जनरल बात करें कि npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज इक्वल टू ncr। ठीक है बेटा, ये मैं डायरेक्टली परमुटेशन के थ्रू निकाल रहा हूं। हम चाहे तो सेट के थ्रू भी ले सकते हैं कि 2 4 5 एलिमेंट से, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से काम करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बट चूंकि ऑलरेडी हम लोग 3-4 लेक्चर परमुटेशन पे पढ़ चुके हैं, हम अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस को देख चुके हैं, और हम ये भी देख चुके हैं कि अगर अरेंजमेंट को कैंसिल करना हो तो क्या करते हैं। जैसे हमने वो बनाना वाला केस बनाया था, या इलाहाबाद वर्ड वाला केस बनाया था, जब पी चीजें एक जैसी हो गई थी
तो n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो वो p फैक्टोरियल से क्यों किया था? क्योंकि वहां पे अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी। तो जहां भी मुझे अरेंजमेंट नहीं करनी होगी और वो ऑलरेडी रिजल्ट में काउंटेड है, तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो यहां पे अरेंजमेंट अगर NPR में ऑलरेडी काउंटेड है और मुझे नहीं चाहिए, तो मैं r फैक्टोरियल से मैंने इसको डिवाइड किया। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे NCR को हम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल लिखते हैं। अब मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पे आता हूं और फिर हम लोग कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को मिक्स करके 5-7 फॉर्मूले देखेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो ये बेसिक चीज थी, यहां पे जो भी बात की गई है वो समझाने के लिए की गई है। अब हम लोग स्टेटमेंट्स पे आएंगे और एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे। आज छोटे छोटे स्टेटमेंट्स या नोट, इंपॉर्टेंट नोट जो कि क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल होते हैं, उस पे ज्यादा फोकस होगा रेदर देन कि हम लोग कोई एक बड़ा कंसेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taking r at a time. Combination of n different things taking r at a time is equal to NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial। ठीक है बच्चों, अब यहीं पे देखो, एक एक करके मैं सिचुएशन लाऊंगा। मान लीजिए मुझे 20 बच्चों की क्लास है, उन 20 बच्चों की क्लास में से 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है फॉर ग्रुप डिस्कशन। 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है 20 बच्चों की क्लास में से, 20C10 से ये काम हो जाएगा। लेकिन एक नई बात आई, एक नई चीज आई, नई योजना बनाई गई कि जो क्लास का टॉपर होगा वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो एक बच्चा जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, या कोई एक बच्चा है जो बहुत अच्छी जीडी करता है, उसका सिलेक्शन कंफर्म है। जैसे मान लो आज की टाइम पे आप वनडे की टीम बनाओगे, तो क्या बात होगी कि विराट कोहली ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रोहित शर्मा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो आपके पास अगर 30 प्लेयर्स की लॉट है, तो आप 30 में से 11 को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। आपको मालूम है कि देखो बुमराह का सिलेक्शन होके रहेगा, विराट कोहली का सिलेक्शन होके रहेगा, रोहित शर्मा का सिलेक्शन होके रहेगा। तो ऐसा करो 27 में से ही 8 चुन लो। क्यों 30 में 11 पे सर खपाओगे जब ये 3 प्लेयर फिक्स ही हैं? कोई 2-4 और अच्छे प्लेयर मिल गए तो हम क्या करते हैं, कहने को होता है कि 30 में से 11 प्लेयर चुन रहे हैं, बट 5-7 प्लेयर जिनकी रनिंग फॉर्म अच्छी है उनको हम ऑलरेडी सिलेक्टेड रखते हैं। तो मान लो 5 प्लेयर ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप 25 में से ही चुनोगे ना, 25 में से 6 प्लेयर को चुन लोगे। लेकिन ओवरऑल कमिटी सिलेक्शन क्या कर रही है, तो 30 प्लेयर की रिजर्व बैंक थी, रिजर्व स्ट्रेंथ थी, बेंच स्ट्रेंथ थी, उससे 11 प्लेयर हमने चुने। लेकिन हमें पहले से ही मालूम है परफॉर्मेंस पे कि ये 5 प्लेयर तो सिलेक्टेड है ही है। तो उसी तरीके से अगर आपको पहले से दे दिया जाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड, ये बात भी हो सकता है। अब वही हो गया, मान लो कॉफी विद करण के शो पे चले गए, तो आ गया कि भाई हार्दिक पांड्या को 4 मैच का बैन कर दो, टीम में तो है, 30 में तो है, लेकिन अब क्या करोगे, उसके बाद पे उसके नाम पे चर्चा नहीं होगी। तो उस वक्त अपन क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो कहने को तो 30 में से हम 11 चुन रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 29 में से ही 11 चुन रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी फॉर्मूले पे देखेंगे। पहले मैं 1 के लिए दिखलाता हूं और फिर मैं इसको जनरलाइज करूंगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taking r at a time when one particular thing is always included। क्या करेंगे बेटा, तो भाई एक हमेशा इंक्लूड है, तो बचे हुए में से n-1 में से क्या करोगे,
n-1 में से c r-1 को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो एक कम चुनना भी है और टोटल साइज भी कम हो गया। अब यही चीज आ जाए आपके पास, combination of n different things taking r at a time when one particular thing is always excluded। छोड़ दिया है, उसको नहीं चुनना है। तो चुनना तो आ रही है लेकिन एक कम में से चुनना है, क्योंकि एक को हमने छांट दिया। तो n-1 c r। तो जब आपको एक को चुनना है, चाहे कोई भी कारण हो, मान लो सिफारिश आ गई है, परफॉर्मेंस बेसिस पे है, कुछ भी चीज है, तो अब मान लो जैसे 30 में से 11 को चुनना था और मान लो कैप्टन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कैप्टन डिसाइड करेगा कि टीम क्या होगी। तो कोहली सिलेक्टेड है तो कहने को तो 30 में से 11 चुन रहे, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, 29 में से 10 प्लेयर को चुन रहा है। तो उस सिचुएशन में n-1 में से c r-1 आएगा। लेकिन अगर कोई एक प्लेयर जो है वो चोटिल हो गया, मान लो कि उसको चोट लगी, टीम में तो है, तो अब क्या करोगे, तो उसको छांट दिए, तो 30 में से एक कम कर दो, मान लो 29 में से 11 चुनोगे। क्रिकेट अपन इंडिया में देखते हैं, ज्यादा फेवरेट स्पोर्ट्स है, इसलिए आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है बेटा। तो combination of n different things taking r at a time when one particular thing is always excluded is equal to n-1 c r। अब मैं इसी को जनरलाइज कर सकता हूं, 1 की जगह मैं m रख सकता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, combination of n different things taking r at a time when, अब क्या करना है, इसको जनरलाइज कर देना है, m particular thing is always included। क्या हो जाएगा बच्चों, n-m c r-m, n-m c r-m। अब बहुत सारी बातें होती, कोई कहेगा कि सर n और r पे क्या कंडीशन है। ऑब्वियसली बेटा आप कह सकते हो यहाँ पे कि r इज ग्रेटर देन m, r को बड़ा होना चाहिए m से। मैक्स टू मैक्स मान लो कि इक्वल कर सकते हैं। जब भी हम NCR लिखते हैं तो आप कह सकते हो कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, बोथ इंटीजर होता है। ये सब बातें भी मैं करूंगा, कई बार इसको बाइनोमियल में कर लेते हैं, कई बार पीएनसी में भी करते हैं। चूंकि हम लोग इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं तो पीएनसी में भी मैं करूंगा इसको, उसकी एक अलग से सीरीज होगी जिसमें एनपीआर और एनसीआर की प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग परम्यूटेशन में और सिलेक्शन में, काउंटिंग में बिजी हैं, इसीलिए एनसीआर और एनपीआर की प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ा जाएगा, अभी मुझे पहले के शुरू के लेक्चर्स से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो जब सीरीज की प्रॉपर्टीज पे आओगे तो मे भी उतना इंटरेस्ट ना आए, तो इसीलिए अभी हम लोग इस चीज से आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर विल बी डिस्कस्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीआर विल बी डिस्कस्ड। ठीक है बेटा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड इज दिस। अब यही बता दीजिए कि अगर एक्सक्लूड करना होगा तो क्या करेंगे बेटा, छोड़ देंगे। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। combination of n different things taking r at a time when m particular things are always excluded। क्या हो जाएगा बच्चे,
n में से m को निकाल दो, तो n माइनस m c r, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ये है, ठीक है। अब एक चीज जो कि आप जानते हैं पहले से, बाइनोमियल थ्योरम से जानते हैं आप, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जैसे मैं लिखूं 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब से लेकर के ncn। मैं कह रहा हूं इसमें क्या करो, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 से लेकर के ncn क्या हो जाएगा ये, this will be 2 raised to the power n. So this is an important result. We will be using this. Normally हर एक बच्चे को ये रिजल्ट आ रहा होता है, बट फिर भी चलिए बाइनोमियल से हम लोग इसको लिख सकते हैं। छोटा सा प्रूफ था तो मैंने ये यहां पे रख दिया। अब इसका इस्तेमाल क्या है देखो, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल है, इस स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगा बेटा, combination of n different things, combination of n different things taking 0 or more at a time, taking 0 or more at a time। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, मान लीजिए मैं 0 चीजों को ले सकता हूं तो nc0 प्लस किसी एक चीज को चुनने के तरीके nc1 प्लस किसी 2 चीज को चुनने के तरीके nc2 प्लस किसी 3 चीज को चुनने के तरीके nc3। तो टेकिंग 0 और मोर एट ए टाइम, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेकर के ncn, एंड दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power n। So combination of n different things taking 0 or more at a time is equal to 2 raised to the power n। अब इसी में बेटा आपको सीक्वेंस बनाता जाएगा, जैसे कि ये लिख दीजिए कि combination of n different things, combination of n different things taking one or more, taking one or more at a time, taking one or more at a time। तो क्या लिखिएगा, अब ये वाली जो सीरीज है ये nc0 से ना स्टार्ट होकर के कहां से स्टार्ट हो गई बेटा, nc1 से, तो nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 से लेकर के ncn, एंड दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हम लोगों ने देखा यहां पे। अब इस पे 2-3 और बातें हैं, मैं वो भी कहूंगा, लेकिन चलिए पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं यहां पे क्या सब हमने देखा है। कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, n माइनस m cr। फिर हम लोगों ने एक बाइनोमियल सीरीज लिखी और यहां से सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाला, जो कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 से ncn का सम होता है 2 की पावर n। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 रिजल्ट लिखा है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 0 और मोर एट ए टाइम, तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेकर के ncn, जो कि हो जाएगा 2 की पावर n। कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 1 और मोर एट ए टाइम, तो nc1 प्लस nc2 से ncn, तो nc0 की वैल्यू 1 होती है, उसको उठा करके इस तरफ ले आए, तो ये हो गया बेटा 2 की पावर n माइनस 1। इसी में 2 और रिजल्ट, उसको मैं लिख देता हूं, और फिर हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन के बाद परम्यूटेशन में चीजों को देखेंगे, 2-4 रिजल्ट वहां भी देखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस फॉर द डे। तो इसी में मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि combination of n different things, combination of n different things taking at least r at a time,
combination of n different things taking at least r at a time. तो क्या करेंगे बेटा, NCR प्लस NCR प्लस 1 प्लस NCR प्लस 2 से लेकर के NCN. ठीक इसी तरीके से क्या आ जाएगा आपका, combination of n different things taking at most r at a time. तो ये at most r at a time क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर के NCR. तो यहां तक सभी चीजों को एक बार हम लोग ध्यान से देख लेंगे. इसमें से किसी एक स्टेटमेंट पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, मिक्स करके आ सकते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करेंगे बेटा. इसीलिए पहले मैंने कॉम्बिनेशन में जितनी बात बताई है मैं चाहता हूं कि मैं एक बार उसको आपको रिवीजन करवा दूं. तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या हुआ, देखो सिंपल बात है. कॉम्बिनेशन में क्या करना है, तो परम्यूटेशन में जो अरेंज किया है उसको तोड़ दीजिए. तो NPR बाय R फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, NCR हो जाएगा. नॉर्मल वे से देखें, जहां से ये स्टेटमेंट्स और रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इज इक्वल टू NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. Combination of n different things taking r at a time when one particular thing is always included, n minus 1c r minus 1. Combination of n different things taking r at a time when one particular thing is always excluded, n minus 1 c r. Combination of n particular things, n different things taking r at a time when m particular thing is always included, n minus m c r minus 1. Combination of n different things taking r at a time when m particular thing is always excluded, n minus m c r. ठीक है बेटा. इसके बाद हम लोगों ने सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट देखा जो कि 2 की पावर n होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 से NCN. दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n. अब इसके बाद combination of n different things taking 0 or more at a time is equal to NC0 plus NC1 plus NC2 से NCN. It is equal to 2 की power n. Combination of n different things taking 1 or more at a time is NC1 plus NC2 plus NC3 till NCN equal to 2 की power n minus 1. Combination of n different things taking at least r. At least r का मतलब क्या होता है बेटा, कम से कम r. हो सकता है r से 1 ज्यादा, हो सकता है r से 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, सारे ले लो बट कम से कम r लो. तो NCR प्लस NCR प्लस 1 प्लस NCR प्लस 2 से NCN. कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग एट मोस्ट r एट ए टाइम. एट मोस्ट r का मतलब क्या हो गया बेटा, कि 1 2 0 इससे लेकर के मैक्सिमम r तक. तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से NCR. तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए इसको, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं. थोड़ा सा यही सब बातें, इनमें से कुछ चीजें परमुटेशन पे भी लगाएंगे. 2-4 चीजें, ज्यादा नहीं, मिक्स करने की कोशिश करेंगे, परमुटेशन को देखने की कोशिश करेंगे. सिर्फ 4 चीजें देख लेते हैं. ठीक है बेटा. तो आइए देखते हैं. परमुटेशन ऑफ n different things taking r at a time. Permutation of n different things taking r at a time when one particular object is always included. ठीक है. अब देखो बात किसकी हो रही है, अरेंजमेंट की हो रही है. इसीलिए मैंने पहले कॉम्बिनेशन यहां पे आपको पढ़ाया. अब आपको इसका एडवांटेज दिखेगा बेटा. एक चीज को सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है. सेलेक्ट करना होता तो चलो हम एक को रख लेते, n-1 p r-1 लगा देते, लेकिन नहीं, उसको अरेंज भी करना है. ठीक है. तो सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अरेंज भी करना है. अगर किसी एक चीज को चुने हो तो सिर्फ इंक्लूड किया है ना बेटा,
उसको ये थोड़ी बोला है कि आपको पहले नंबर पे रखूंगा या दूसरे नंबर पे रखूंगा या तीसरे नंबर पे रखूंगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 30 में से 5 बच्चों को अरेंज करूंगा और मैंने आपको कहा कि बेटा मैं आपसे इंप्रेस हूं, मैं आपको अरेंज जरूर करूंगा, लेकिन मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि मैं आपको पहले पोजीशन पे रखूंगा या दूसरे पे रखूंगा या तीसरे पे या चौथे पे या 5वें पे। तो अगर मैं 30 में से 5 की जगह 4 ले लूं और 30 की जगह 29 कर दूं कि आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, 29 में से 4 बच्चों की अरेंजमेंट कर दूं, तो आपका क्या, आपको मैंने कौन सी पोजीशन दी। ठीक है, तो इसके लिए एक तो ये तरीका है कि पहले मैं 8 लोगों को अरेंज कर लूं, ठीक है, और उसके बाद देखूं कि कितनी जगह बनती है, उन जगहों में से मैं आपको फिल करने की कोशिश करूं। लेकिन ये 1 के लिए तो करेक्ट है, 2 के लिए दिक्कत हो जाएगी, 3 के लिए दिक्कत हो जाएगी, वो भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि फिर वो हम कभी इकट्ठे नहीं आ पाएंगे, जबकि इकट्ठे आ सकते हैं, उनको बस अरेंजमेंट की बात की है, तो उसमें बड़ी सारी बहस हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसको बेटा कॉम्बिनेशन के थ्रू करते हैं। 1 में फर्क नहीं पड़ता, m में पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं, देखो कि कहां फर्क पड़ता, क्यों नहीं पड़ेगा और कॉम्बिनेशन क्यों इसमें बेस्ट है। मेरा कहना है एक आदमी है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो n-m में से r-1 को चुन लो। ठीक है, n-1 में से r-1 को चुन लो, और एक ऑलरेडी आपके पास सिलेक्टेड है। टोटल कितने लॉग हो गए, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, r। एक पहले से था और ये r-1 आपने सिलेक्ट किया। अब इन r-1 और 1 r को अरेंज कर दो r फैक्टोरियल तरीके से, तो अब इसमें कोई भी गलती का स्कोप नहीं है बेटा। ठीक है, इसके अंदर गलती का अब कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, इस रिजल्ट को देखो, अगर हम परमुटेशन से करते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो 10 में से मुझे 3 लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, 10 में से मुझे 3 लोगों को अरेंज करना है, लेकिन एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि भाई इसको तो रखना ही रखना है अरेंजमेंट में, लेकिन बेटा उसकी पोजीशन तो नहीं है, तो एक कम कर दो, तो 9p2 ये कर सकते हो आप। अब देखो कि 2 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, मान लो ये 2 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, अब जगह कितनी बनी। ठीक है, जगह बन गई ये। अब इन जो एक आदमी सेलेक्टेड है बेटा आपका, उसके लिए क्या चॉइस है, या तो यहां पे जाके बैठ जाए, या यहां पे जाके बैठ जाए, या यहां पे जाके बैठ जाए। सो दैट 1 पर्सन हैज गॉट 3 चॉइसेस। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसका जो आंसर होगा और इसके थ्रू जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम। आप अगर फॉर्मूला लगाए होते तो 9c2 इंटू आपका क्या आ जाता बताइए, 9c2 इंटू 3 फैक्टोरियल, और आप यहां पे देख लो यू विल हैव सेम रिजल्ट, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये अब यहां तो फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही आदमी था तो आपने गैप पे फिल कर दिया। लेकिन अगर मान लो मैं 2 लोगों को सेलेक्ट करता, तो ऐसा थोड़ी है कि जो 2 को आपने ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, वो इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर उन 2 लोगों को इस गैप में रखोगे तो फिर तो हमेशा उनके बीच में कोई ना कोई है, लेकिन क्या पता वो दोनों इकट्ठे आ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग हमेशा ही इस तरह की सिचुएशन में कॉम्बिनेशन का अप्रोच पहले रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में सेपरेटली अरेंज कर देते हैं। तो इसी वजह से परम्यूटेशन के अंदर कॉम्बिनेशन की बात की गई। अब इसी को आप एक्सटेंशन में ले जा सकते हो। जो 4 रिजल्ट थे उसको हम लोग लिख सकते हैं कि परम्यूटेशन ऑफ n different things taking r at a time when one particular object is always एक्सक्लूडेड। अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है बेटा जो हमेशा ही एक्सक्लूडेड है, तो छोड़ते वक्त अरेंज थोड़ी करना है। छोड़ते वक्त क्या टेंशन है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, गया काम से। तो n-1 PR, यहां पे कुछ नहीं सोचना भाई, आपको हमने नहीं चुना, अब बचे हुए में से हम चुन के अरेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही परम्यूटेशन
of n different things taking r at a time when m particular object या thing is always included। ठीक है बेटा, तो यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, यही वाली चीज लग जाएगी। भाई हम क्या करेंगे बेटा, हम n में से m चीजों को लेंगे, n माइनस एम सी आर माइनस एम। ये पहले तो हमने भैया चुन लिया, अब बचे हुए सब कुछ r को अरेंज कर दो r फैक्टोरियल से। तो अब यहां पे कोई गैप, कोई किसी चीज की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट देख लीजिए। परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम when one particular object is always included, n minus 1 c r minus 1 r factorial। Permutation of n different things taking r at a time when one particular object is always excluded, n minus 1 p r। Permutation of n different things taking r at a time when m particular object thing is always included is n minus m c r minus m into r factorial। ठीक है, अब लास्ट एक देख लेते हैं बेटा। तो ये है हमारा परम्यूटेशन ऑफ n different things, permutation of n different things taking r at a time when m particular things are always excluded। It is simple, n minus m p r। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये इतना कॉमन सेंस मैंने माना है कि आप लोगों में होगा ही, कि जैसे मैं यहां लिख रहा हूं तो r ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए, n माइनस m ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए इस वाली केस में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप जब भी npr लिखते हो तो n आपका बड़ा होता है r से। तो दीज थिंग्स आई हैव सपोज्ड कि आप इसमें अब इतनी बेसिक गलती तो नहीं करोगे, इसीलिए मैंने हर बार डिफाइन करने की कोशिश नहीं की, वरना जहां भी npr लिखेंगे वो बातें लिखनी पड़ेंगी बेटा। लेकिन ये तो ऑब्वियस फैक्ट है ना कि 2 लोगों में से 10 लोगों को थोड़ी चुन सकते हैं, 10 में से 2 को चुन सकते हैं। तो जिसमें से चुन रहे हैं वो वाला सैंपल बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन के मदद से परम्यूटेशन के अंदर भी कुछ कुछ चीजें देखी है। यहाँ तक आई होप क्लियर है सबको, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक, जैसे मैंने आपको बॉक्स मेथड बताया था, ठीक है, मैंने आप लोगों को बॉक्स मेथड बताया था बच्चे। क्या कहा था उसके साथ कहा था ये कोई लीगल मेथड नहीं है, लेकिन बड़ा यूजफुल है। कहीं भी कुछ भी करना होता है तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और हर क्वेश्चन में हमने देखा कि उसके क्या बेनिफिट हैं, उसका क्या एडवांटेज है, और उससे हमने कितना एंजॉय किया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को। बॉक्स मेथड की तरह ही अब मैं आपको एक गैप मेथड देने वाला हूं। ठीक है, तो इसको आप लिखिए गैप मेथड। अगेन इट इज टीचर स्पेसिफिक मेथड। ये मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कोई टीचर नहीं बताए तो वो गलत नहीं है, इसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरा अपना तरीका है, मेरे अपने तरीके हैं कि मैं बॉक्स मेथड से कहता अच्छा बॉक्स लगा दो, गैप लगा दो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, एनसीईआरटी में भी है और ऐसे भी, कि भाई 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, कैसे आप उनको एक रो में खड़े करोगे कि कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठे ना हो, इकट्ठे होंगी बातचीत शुरू हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो कैसे हम 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक लाइन में अरेंज करेंगे कि कोई भी 2 लड़की इकट्ठे ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अब क्या करेंगे,
तो हमने वो क्या किया, मान लो मैं गैप मेथड का एग्जांपल ही इससे दे देता हूं, एक क्वेश्चन से दे देता हूं कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड in a row such that no two girls stand together, या मान लीजिए इन ए रो सिट, इज्जत दे देते हैं, कुर्सी दे देते हैं बैठने को, कैन सिट टुगेदर, कुछ भी आ सकता है बेटा। तो अब इसमें गैप मेथड क्या कहता है, ठीक है, गैप मेथड कहता है देखो लड़कों को पूरी आजादी दे दो, पूरी छूट दे दो, ठीक है। 5 लड़के हैं, उनको बोलो बैठ जाओ भैया। 5 लड़कों ने अपनी पोजीशन ले ली, B1, B2, B3, B4 और B5. So 5 boys have taken their place and 5 boys can sit in 5 factorial way. अब देखो कि इनके बीच में गैप कितना है, हर 2 बच्चे के बीच में एक गैप बना दो। ये एक हमारा गैप हो गया, एक पोजीशन हो गई, ये हमारा एक गैप हो गया, एक पोजीशन हो गई, ये हमारा गैप हो गया, ये हमारा गैप हो गया, स्टार्टिंग से ये और एंड से ये और स्टार्टिंग से ये हमारे गैप हो गए। सो टोटल वी हैव 6 गैप्स, ठीक है। इन 6 जगहों में से अगर मैं 5 लड़कियों को बैठा दूं, या इनफैक्ट 6 लड़कियां होती तब भी बात बन जाती, इन जगहों पे अगर मैं 6 लड़कियों को बैठा दूं तो क्या कभी भी कोई 2 लड़की इकट्ठे हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया, आप 2 लड़कों के बीच में जो गैप है उसमें एक एक लड़की को फिल करते जा रहे हो। लड़का भी बेचारा शांत से बैठा रहेगा, शर्माता रहेगा, और लड़की भी बातचीत नहीं कर पाएगी, क्लास चलेगी बिल्कुल स्मूथ। तो अब से हमारी क्लास में ऐसे ही होगा, कोई पहले 2 बेंच लड़कियों के बाद वाले लड़कों, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ठीक है। तो देखो 5 फैक्टोरियल से बॉयज बैठ गए, अब बचा 6। तो इन 6 जगहों पे 5 लड़कियां कितने तरीके से बैठ सकती हैं बता दीजिए। तो 6, 5, 4, 3, 2, करेक्ट। सो आंसर हो गया आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। उल्टा भी किए होते, पहले 5 लड़कियों को जगह दे देते, 2, 3, 4, 5, अब इनके बीच में ये 6 जगह बन गए। इन 6 जगहों पे क्या करो कि भैया लड़कों को बैठा दो। तो लड़कियों को बैठाते 5 फैक्टोरियल से, अब इन 6 जगहों पे 5 लड़के बैठ जाते 6 फैक्टोरियल तरीके से बेटा, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है बेटा कि यहां पे तो बात है कि 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं। अगर साइज में डिफरेंस है तो जो बड़ा नंबर है पहले उसको प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि अगर साइज में डिफरेंस है, जो बड़ा नंबर है उसको प्रेफरेंस दोगे। जैसे मैं अगेन एक क्वेश्चन देता हूं और वहां से आपको समझ में आ जाएगा। यही मान लीजिए क्वेश्चन में क्या करना है, बस डाटा बदलना है, क्वेश्चन यही रहने देते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है, ठीक है। यहां पे कर दो 15 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज 15 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए रो सच दैट नो 2 गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। देखो ध्यान दो, यहां पे नो 2 गर्ल्स का है, नो 2 बॉयज नहीं का है। पिछले वाले क्वेश्चन में जब आपके पास 5 लड़के और 5 लड़कियां थी तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता था, नो 2 बॉयज स्टैंड टुगेदर, नो 2 गर्ल स्टैंड टुगेदर। लेकिन जब उसने जैसे ही 5 से बढ़ा दी काउंटिंग, बॉयज की काउंटिंग कर दी 15, तो अब एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है कि नो 2 गर्ल स्टैंड टुगेदर, बट वो कभी नहीं पूछेगा कि नो 2 बॉयज स्टैंड टुगेदर, क्योंकि उतनी लड़कियां है ही नहीं कि वो 2 लड़कों को आपस में एक साथ खड़े होने से रोक पाए। 5 ही लड़कियां हैं तो मैक्स टू मैक्स वो 6 लड़कों के गैप को फिल कर पाएंगी, ठीक है बच्चे। तो ये 5 बॉयज, 15 बॉयज हैं हमारे, तो B1, B2, B3, B4 से लेकर के B15, 15 लड़के बेटा 15 जगह पे 15 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे, ठीक है। और अगर 15 ऑब्जेक्ट है तो गैप कितना बनेगा, 1 ज्यादा,
आप जब कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन में हैं, लीनियर परम्यूटेशन में है बेटा, तो गैप बनेगा एक ज्यादा, तो टोटल गैप बनेगा 16। ये भी मैं भी आपको बता देता हूं जो मैंने कहा। अब इन 16 जगहों में 5 लड़कियां हैं, तो 16, पहले वाले के पास 16 चॉइस, दूसरे वाले के पास 15 चॉइस, तीसरे वाले के पास 14 चॉइस, चौथे वाले के पास 13 चॉइस और पांचवें वाले के पास 12 चॉइस। तो ये मेरा अपना एक गैप मेथड है। बुक वगैरह में भी अलग अलग नाम से चलता होगा, मैं अपनी क्लास में इस नाम से पढ़ाता हूं बेटा, कि आप पहले अगर गैप को क्रिएट कर लेते हैं तो कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अब गैप मेथड की मैंने बात की है, मैं इसमें 2-3 बातें आपको इसके साथ बताऊंगा। सबसे पहले तो जो मैंने अभी कहा कि गैप कितना होगा, ठीक है बच्चों। अब आप पहले देखिए कि जो मैं बताया कि गैप के उसमें बात करते हैं हम लोग बेटा, तो परम्यूटेशन में भी 2 बातें होती है बेटा। एक होता है आपको along ए रो और एक होता है आपका along ए लाइन। ठीक है बच्चे, along ए सर्किल होता है तो उसकी बड़ी इज्जत है, उसको लोग सर्कुलर परम्यूटेशन में अलग से पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, वो एक पूरा लेक्चर उस पे जाएगा। यहां पे समझने की जरूरत है, देखो कि along ए रो का क्या फर्क है और along ए लाइन का क्या फर्क है। तो जब हम along ए रो कहते हैं, जान तो सिंपल, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो along ए रो मतलब ऐसे चलेगा मामला, इस तरीके से चलेगा मामला। ठीक है, तो रो में आप कोई भी चीज रख रहे हो, मान लो यहां पे एक चीज रखी है, तो रो का लेफ्ट भी है राइट भी है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है आपका तो उसने कितने गैप कह लो, रेफरेंस पॉइंट कह लो, गैप को आप रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो, रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके 2 रेफरेंस पॉइंट है रो में, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है तो इसके 3 रेफरेंस पॉइंट हो गए बेटा। तो आपका जितना ऑब्जेक्ट होगा ना रो में, उससे एक ज्यादा रेफरेंस पॉइंट होगा। आपका जितना ऑब्जेक्ट होगा रो में, उससे एक ज्यादा रेफरेंस पॉइंट होगा। इफ नंबर, अब नंबर में NO नहीं लिखते हम लोग, NO तो नेगेटिव बात हो गई, नो हो गया। इफ नंबर ऑफ different object is n, then रेफरेंस पॉइंट कह लीजिए या गैप कह लीजिए, इज इक्वल टू n+1। ठीक है बेटा, और n चीजों की परम्यूटेशन से हमने देखा है, along a row आप लिखते हैं, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। इसको भी यहां जोड़ना, अगर n+1 रेफरेंस पॉइंट है तो परम्यूटेशन क्या हो जाती है, n फैक्टोरियल। अब along ए लाइन का क्या है हिसाब किताब, देखो बेटा कि लाइन जो है वो कहीं से स्टार्ट होती है। तो जैसे मान लो कि ये मेरा पॉइंट है, यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये एक पोजीशन हो गई, तो अब इसके आगे कुछ नहीं होता है, इसके बीच में होगा, यहां पे होगा, ये होगा, पीछे होगा। जैसे 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट की वजह से आपके पास देखो 1 2 3 4 ही रेफरेंस पॉइंट बनेंगे, सामने वाला नहीं बनेगा, ये वाला रेफरेंस पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से लाइन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम लाइन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करता हूं, इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls can stand in a line such that no 2 girls stand together। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जब यहां पे बात चल रही थी तो एक ही चीज हमने देखी, भाई रो था, 5 लड़कों को अरेंज कर दिया और उनके बाद फिर 6 जगह पे 5 लड़कियों को अरेंज कर दिया। लेकिन लाइन की बात कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं नहीं, लाइन जो बॉयज से स्टार्ट होगा, तो ठीक है बॉयज से स्टार्ट हो गया, तो एक लड़का हो गया,
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इन 5 लड़कों के लिए मेरे पास कितनी जगह है? 5 फैक्टोरियल। जगह क्या कहना? अरेंजमेंट कहना। अब लड़के से मेरी लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लड़के से मेरी लाइन स्टार्ट हो रही है बेटा। तो लड़के के पीछे देखो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। तो इन 5 जगह पे 5 लड़कियां 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और चीज क्या आ गई? वो चीज ये आई है बेटा कि जरूरी थोड़ी है कि लड़के से लाइन स्टार्ट हो सकता है गर्ल्स से लाइन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर गर्ल्स से लाइन स्टार्ट हो रही है तो पहले 5 लड़कियां, इन 5 लड़कियों के अरेंजमेंट हो गए 5 फैक्टोरियल, और अब इनके बीच में लड़के, तो 5 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए लाइन सच दैट नो 2 गर्ल्स स्टैंड टुगेदर इज दिस प्लस दिस, दैट इज 2 into 5 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। तो ये डिफरेंस है आपको इन ए लाइन का और इन ए रो का। यही क्वेश्चन जब हम लोग रो में किए थे, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए रो सच दैट नो 2 गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, तो आंसर था 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। और यही चीज हम जब यहां पे कर रहे हैं इन ए लाइन, तो यहां पे है 2 into 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। क्या कारण है? तो जब हम लाइन के अंदर आ रहे हैं बेटा, तो एक रेफरेंस पॉइंट हमारा कम हो गया है। लाइन ऑप्शन आ गया, लाइन या तो लड़के से स्टार्ट होगा या लड़की से स्टार्ट होगा, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट कम हो गया है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए रो। आजकल मैंने देखा है कि कई बार ऑथर इस पे कंफ्यूज करके बुक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एग्जामिनर भी इस चीज को हिट कर रहे हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द थिंग, दिस कंसेप्ट। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप रो और लाइन को एक ही मान के इस तरह के क्वेश्चन को चल दें, तो गलती हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो गैप मेथड आपने देख लिया, रेफरेंस पॉइंट समझ गए, बीच में भाई जितनी जगह बन रही है, जितने अलग अलग तरीके से रेफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। हमने यहाँ पे गैप मेथड देख लिया है, उसके थ्रू हमने काम कर लिया। तो ये थी बेटा बेसिक बातें थ्योरी से जुड़ी हुई। और भी काफी बातचीत हम लोग करेंगे, बट बीच बीच में एक एक क्वेश्चंस को भी लेते रहेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लेते रहेंगे तो बात अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, तो वो करवा देता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है, वो बाद में गए, वो बाद की बात की। अभी हम लोग टेंशन पे हैं। कभी हमने सोचते भी हम लोग, यार ये फिंगरप्रिंट जो है ये सबका डिफरेंट क्यों होता है, ये आधार कार्ड पे ये सबके अलग अलग आइडेंटिटी कैसे होते, बार कोड जो डिफरेंट क्यों होता है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है उसी के थ्रू बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। हर इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, ठीक है। इस कहानी को अच्छे से सुनो, बाद में इस पे सवाल पूछूंगा तो देखेंगे। तो हर इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, ठीक है। कोई एक दंत दयावंत हो सकता है, किसी के 2 दंत हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, किसी की कोई मेरे जैसा 32 के 32 दांत वाला भी हो सकता है, किसी का एक भी नहीं होगा, ठीक है। अब दांतों को डिफरेंट करोगे तब तो बवाल मच जाएगा, ठीक है। लेट अस थिंक दैट ऑल द टीथ्स आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड एवरीथिंग। हर इंसान के मुंह में 32 स्लॉट है, 16 ऊपर 16 नीचे, उसमें उसके दांत हैं, ठीक है। एंड दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टीथ एंड पोजिशन ऑफ टीथ। दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टीथ एंड पोजिशन ऑफ टीथ, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए कि 32 स्लॉट हैं, काउंटिंग दे दो 1 2 3 4, या ऐसे दे सकते हो, नीचे वाले लोअर 1 लोअर 2 लोअर 3, अपर 1 अपर 2 अपर 3 से अपर 16, नीचे लोअर 16, 32 जगह हैं। तो एक आदमी है जिसको एक दांत है पहली पोजीशन पे, एक आदमी है जिसको एक दांत है चौथी पोजीशन पे, और एक आदमी है जिसको एक दांत है 7वीं पोजीशन पे। सबका एक कार्ड अलग बनेगा। एक को बोलिएगा आप एक दंत हो प्रथम स्थिति में, आप एक दंत हो चतुर्थ स्थिति में,
आप एक दंत हो सप्तम स्थिति में, तो ये इस तरह से आपका आई कार्ड बन रहा है। किसी मुल्क में ये सोचा गया कि हम दांत के हिसाब से आई कार्ड बनाएंगे, ठीक है, और ये चीज वहां हो भी रही है। तो बताओ कि उस जगह की कितनी मैक्सिमम आबादी हो सकती है कि वहां पे आई कार्ड रिपीट ना हो। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट दैट एवरीबॉडी विल गेट ए डिफरेंट आई कार्ड, या डिफरेंट आईपी एड्रेस कह लो, डेंटल एड्रेस कह लो, डिफरेंट डेंटल कह लीजिए, आप डेंटल एड्रेस कह लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गए? इस तरह के क्वेश्चंस मैं लिखवाता नहीं हूं, ज्यादा समझाता हूं पहले। टीथ आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड अदर पैरामीटर्स, ठीक है। टीथ आर identical in shape, size and other parameters, जो भी आप बायोलॉजिकल पैरामीटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। The difference is only because of the position of teeth and number of teeth. Everybody is having 32 positions for teeth, ठीक है। ये सब बातें हैं, बैकग्राउंड में कहानी चली है यहां तक, ठीक है। बचपन में हम लोग जाते थे तो हम लोगों के यहाँ आईक्यू में टेस्ट होता था। कोई बुजुर्ग आके बोलते थे तुमने एक ही उंगली से 40 दांत धो लिए, तो देखते थे कि बच्चा कितना अलर्ट है, क्योंकि 32 से ज्यादा होते नहीं। तो अगर किसी ने कह दिया हाँ, तो समझ लेते थे ये बेवकूफ है। तो ये बात है, हम लोग मान लीजिए जो समझदार बच्चे होते तो कहते अरे अभी तो हमारे 20 ही आए हैं, हमारे 22 ही आए हैं, हमारे 25 ही आए हैं, हम 40 कहाँ से धोएंगे, आप धो लेते हो अपने 40। तो वो फंस जाते थे। तो फिर वो मुस्कुरा के कहते बेटा अपने भी 32 कभी हुआ करते थे, अब टूट गए। तो कहानी ऐसे चलती थी बेटा। चलो देखते हैं यहाँ पे अब। तो ये बात है कि टीथ आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड अदर पैरामीटर्स, ठीक है। डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ टीथ एंड नंबर ऑफ टीथ। Everybody is having 32 positions for teeth. Then what can be the maximum number of person? What can be the maximum number of person without maximum number of person with different set of teeth? Number of person with different set of teeth, ठीक है बेटा। इसी को आबादी से मैंने जोड़ दिया कि भाई आई कार्ड बनाओगे, गांव शहर में जाओगे, कितनी आबादी हो सकती है, जितने डिफरेंट सेट ऑफ टीथ होंगे उतने आई कार्ड बनेंगे, उतनी आबादी मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब ये क्वेश्चन अभी तक आपने देख लिया, समझ लिया इसको। अब देखो कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। यूं को तो चुटकी बजाने वाला है। 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है, एक लाइन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कैसे। बिना दांत वाले कितने आदमी होंगे? एक। क्योंकि अगर कोई दूसरा हो गया तो आइडेंटिकल हो गया, सेम सेट ऑफ टीथ हो गया ना। तो बिना दांत वाला पूरे मुल्क में एक ही आदमी है, एंड ही विल बी एड्रेस्ड विथ 32C0, ठीक है। एक दांत वाले कितने हो सकते हैं? तो भैया 32 जगह है, अलग अलग जगहों पे दांत दे दो। किसी को पहला दांत दे दो, किसी को दूसरा दे दो, किसी को तीसरा दे दो। तो एक दांत वाले 32 हो सकते हैं। दो दांत वाले कितने हो सकते हैं? 32C2। तीन दांत वाले 32C3 एंड सो ऑन।
एक सर्वज्ञानी कोई होगा जिसके 32 दांत होंगे, 32C 32. व्हाट इज दिस? सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर के NCN. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? 2 की पावर 32. So the maximum number of person with different set of teeth can be 2 raised to the power 32. कभी ट्राई करना निकालने का, 10 की पावर 9 से बड़ा नंबर आता है, ठीक है? कभी आराम से, अभी नहीं, घर जा करके, क्योंकि आप देखो ये तो जानते हो ना कि 2 की पावर 10 जो होता है 1024. तो आप सोच लो कितना बड़ा नंबर होगा. 1024 1024 1024 और इसको फिर कर देना 4 से मल्टीप्लाई. तो 10 क्यूब 10 क्यूब 10 क्यूब 10 की पावर 9 तो यही हो गया, उससे बड़ा ही हो गया बेटा, और उसको फिर अपन 4 से कर रहे हैं. तो कभी देखना करोड़ों में चला जाएगा ये मामला, ठीक है? दुनिया के 10-15 ही देश होंगे या उतने भी नहीं होंगे जिसमें इतने लोग बसते होंगे. तो चलिए, आई होप इट वॉज ए गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट आपने एंजॉय किया होगा इसको. अब बेटा हम लोग इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है? तो ये एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसको कैसे जोड़ोगे? जो मैंने वो रिजल्ट लिखवाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 0 और मोर एट ए टाइम. कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 0 और मोर एट ए टाइम, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर के NCN, एंड आंसर इज 2 raised to the power n. तो ये काम बेटा वहां से हो गया. सो इट वॉज ए सिंपल क्वेश्चन. थोड़ा इसको हम लोगों ने बातचीत करके ज्यादा टाइम दे दिया. रिटन फॉर्मेट में ये आपको कम ही टाइम लेता. चलिए कोई बात नहीं. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है? तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. अब ये प्योर परम्यूटेशन है, ठीक है? इसको हम लोग मिक्स नहीं कर रहे हैं किसी चीज से, इट्स ए प्योर परम्यूटेशन. आपके हाथ में स्लॉट्स नहीं है. मान लो मैं आपको एक अंगूठी दूंगा, आप पहन लोगे. 2 दूंगा तो भी पहन लोगे. 3 दूंगा तो भी पहन लोगे. लेकिन ऐसा नहीं है ना बेटा कि यहां पे पहले से 3 जगह है. जगह होना अलग बात हो गई. मैंने आपको अंगूठी दी, आपने पहन के एक नया पैटर्न बना दिया. पहले से कोई स्लॉट नहीं था, ठीक है? समझ रहे इस बात को? और मैंने देखा नहीं, नॉर्मली कोई बेवकूफ होगा जो अंगूठे में अंगूठी पहनता होगा. नॉर्मली तो कोई पहनता नहीं, ठीक है? बट मान लीजिए कोई पहनता भी हो तो दैट वी विल इग्नोर. तो मेरा सवाल है आपसे, इन how many ways we can wear 8 different rings in our right hand. लिख देता हूं इन. अब कोई पूछेगा सर उंगली में ही पहनना है ना, कलाई में तो अंगूठी नहीं पहनोगे यार. So in how many ways one can wear 8 different rings in our fingers of right hand. ये सब मैं इसलिए दे रहा हूं कि कोई बहस ना हो. अदरवाइज एग्जामिनर इतनी टेंशन नहीं लेगा, बोलेगा सीधा हाथ में कितने तरीके से पहन सकते हो. फिंगर्स की बात करते हैं बेटा, ऐसे भी पढ़े होगे तो स्मॉल फिंगर, लेडी फिंगर, मिडिल फिंगर, ये सब होता है. थंब को अलग गिनते हैं, ठीक है? थंब जो है वो अलग रहता है, ठीक है भैया? तो ऐसा नहीं कि अंगूठे को गिन लेना. तो हमारे पास देखो क्या है, 4 उंगलियां हैं, 8 अंगूठियां हैं. कितने तरीके से हम पहन सकते हैं? चलिए लग जाइए काम पे, ठीक है बच्चों? चलिए, ऐसे क्लास के अंदर ये मेरा चॉकलेट क्वेश्चन हुआ करता है. इस क्वेश्चन को जो भी बच्चा सॉल्व करता है मैं उसे चॉकलेट जरूर देता हूं. आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, 5 मिनट मौका भी मिलेगा. अभी यहाँ पे तो बताना है बेटा, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, आप करते रहोगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा. तो आ जाइए. 4 उंगलियाँ, 8 अंगूठियाँ, डिफरेंट है अंगूठियाँ, डिफरेंट है उंगलियाँ. और ऐसा नहीं मैंने लेडी फिंगर बोला जाके भिंडी में पहनाते लगना, ठीक है?
चार होते हैं जो अपने इंडेक्स फिंगर हो गया बेटा, मिडिल फिंगर हो गया, रिंग फिंगर हो गया, लिटिल फिंगर हो गया। ये वो अपना फ्लो में अपन भिंडी विंडी को पहनाने मत चले जाना, नहीं तो सब्जी समुदाय वाले मेरे पे केस वेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब जोक से पार्ट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की क्वालिटी पे, देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो अंगूठी भी डिफरेंट है, उंगली भी डिफरेंट है। तो एक अंगूठी को कितने तरीके से पहन सकते हो? 4 उंगलियां हैं, पहन लो, क्योंकि स्लॉट तो है नहीं। ऐसा थोड़ी कि नेचुरल यहां पे 8 स्लॉट बने हुए हैं कि 8वीं पोजीशन पे ही जाके पहनूंगा। भाई एक को पहनेंगे तो आराम से मिडिल में बढ़िया से पहनेंगे अंगूठी चमका के। तो एक अंगूठी पहनने के 4 तरीके हैं, ठीक है बेटा। या तो इस वाली में पहन लोगे, या इस वाली में पहन लोगे, या इस वाली में पहन लोगे, या इस वाली में पहन लोगे। दूसरी अंगूठी को कितने तरीके से पहनोगे? पहननी 8 हैं, ये नहीं कि एक को पहन के छोड़ देना, 8 की 8 अंगूठियां पहननी। तो पहली को पहनने के 4 तरीके थे, दूसरे को कितने तरीके से पहन सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो आप देखो, मान लो कि मैंने पहली अंगूठी इसमें पहनी है, ध्यान देना मेरी बात को, पहली अंगूठी मैंने इसमें पहनी है, तो दूसरी को मैं इसमें पहन सकता हूं, एक तरीका, इसमें पहन सकता हूं, दूसरा तरीका, इसमें पहन सकता हूं, तीसरा तरीका। इसमें ऑलरेडी एक अंगूठी पहले से मौजूद है, तो इसके बाद की जो अंगूठी होगी वो या तो इसके ऊपर आ सकती है या इसके नीचे आ सकती है। तो इसके लिए 2 तरीके हो गए। अब सोच के देखो, पैटर्न है ना, मान लो ऊपर पहले ही गोल्ड की रिंग थी, गोल्ड के ऊपर डायमंड, अच्छा सोचो, तो गोल्ड के ऊपर डायमंड अलग पैटर्न हो गया, गोल्ड के नीचे डायमंड अलग पैटर्न हो गया। इस उंगली में गोल्ड, बाकी किसी एक में डायमंड, अलग पैटर्न है। तो जब आप पहली अंगूठी पहनने गए तो 4 उंगलियां थी, आपने कहीं भी पहन ली, लेकिन जब आप दूसरी गए हैं पहनने तो 3 तो खाली उंगलियां हैं, और एक उंगली जिसके अंदर अंगूठी है उसमें अब 2 पोजीशन बन गई है, गैप मेथड। अब उसमें 2 गैप आ गया, या कह लो कि 2 रेफरेंस पॉइंट बन गया, गोल्ड के ऊपर डायमंड पहन लो या गोल्ड के नीचे डायमंड पहन लो, ठीक है बेटा। तो दूसरी अंगूठी के लिए मेरे पास 5 चॉइस। अब आ जाओ तीसरी के लिए। तीसरी अंगूठी के टाइम पे क्या हुआ होगा? तो 2 तरीके हैं, या तो मैंने दोनों अलग अलग उंगलियों में अंगूठी पहनी होगी, या मैंने एक ही उंगली में 2 अंगूठी पहनी होगी, या तो मैंने 2 अलग अलग उंगलियों में अंगूठी पहनी होगी। तो मान लो मैंने 2 अलग अलग में पहनी है, तो जो 2 खाली हैं उनमें 2 तरीके, और जिन 2 में एक एक अंगूठी है उन दोनों में 2 तरीके। जैसे आप गोल्ड के ऊपर डायमंड या गोल्ड के नीचे डायमंड पहन रहे थे, उसी तरह इधर भी हो गया ना, गोल्ड के ऊपर सिल्वर, गोल्ड के नीचे सिल्वर, डायमंड के ऊपर सिल्वर, डायमंड के नीचे सिल्वर। तो भैया अगर एक अंगूठी है तो 2 पोजीशन, एक अंगूठी है तो 2 पोजीशन 4, और 2 खाली तो 6। तो तीसरी के लिए 6। अब कोई कहेगा अच्छा सर, अगर मान लीजिए हमने एक ही में दोनों पहनी है, पहनो, एक में ही 2 पहने हो, 3 खाली, 3 पोजीशन। और अगर आपने एक ही में 2 अंगूठी पहनी है तो अब गैप कितने क्रिएट होंगे, रेफरेंस पॉइंट कितने क्रिएट हो गए? 3। अगर एक ही उंगली में 2 अंगूठी है तब भी 3 पोजीशन है, ठीक है बेटा। तो 3 + 3 6। तो चाहे आपका पहले कुछ भी किया हुआ है, 2 अलग अलग उंगली में अंगूठी है तब भी, या एक ही उंगली में दोनों अंगूठी है तब भी। मान लो कि एक ही उंगली की बात करते हैं, नीचे यहां पे गोल्ड है, ऊपर डायमंड है, तो गोल्ड के नीचे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड के बीच में सिल्वर, और डायमंड के ऊपर सिल्वर। 3 पोजीशन हो गई सिल्वर वाली अंगूठी के लिए, तीसरी अंगूठी के लिए, ठीक है बच्चों, समझ गए बात को। तो हमारे पास तीसरी अंगूठी का हो गया 6 तरीका। चौथी का जोड़ लो, 7 ही होगा। अगर 3 अलग अलग उंगली में पहनी है तो एक खाली और सबके 2-2, तो 2 + 2 + 2 + 1 7। अगर एक ही में 3 पहनी है तो 3 खाली, और जिसमें 3 पहनी है उसमें टोटल 4 पोजीशन, सबसे नीचे वाले के। मान लो कि 3 पहनी है इस तरीके से, 1 2 3, तो 1 ये 2 3 4, ठीक है। अगर आपने 1 और 2 पहनी है तब भी देखो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आ जाएंगे आप, ठीक है बच्चे। तो आपके पास फिर भी 7 ही पोजीशन आई। तो चौथी अंगूठी के लिए
7 पोजीशन, 8वीं पे क्या आ जाएगा, अब ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा बेटा। तो 1 2 3 4, 5वीं के लिए 8, 6ठी के लिए 9, 10वीं के लिए 7, रुक जाओ, पहली 4, दूसरी 5, तीसरी 6, चौथी 7, 5वीं 8, 6ठी 9, 7वीं 10, 8वीं 11। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11। दिस इज योर आंसर। नाउ इफ यू रियली वांट ए फॉर्मूला फॉर दिस, आपको कि सर अच्छा लगा सवाल, इसमें थोड़ा कुछ कर दो काम, तो मैं कह रहा हूं क्या करो बेटा, इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। कर दिया आपने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल को 11p8 लिख सकते हो, 11p8 लिख सकते हो। 11n फैक्टोरियल, npr क्या लिखते हो, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 11 - 8 ये हो गया। इसको और ज्यादा इंप्रूव करो तो इसको 8 + 4 - 1 p8 लिख सकते हो, 8 + 4 - 1 p8। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूले पे। तो नंबर ऑफ वेज in which 8 different things can be placed in 4 different places, 4 different places। ठीक है बच्चे, number of ways in which 8 different things can be placed in 4 different places is equal to 8 को भी हटा देते हैं, चलो फॉर्मूले पे लाना ना, तो इसको कर दो m, इसको कर दो n। ठीक है, तो हो जाएगा m + n - 1 pm। ठीक है बच्चों, 8 और 4 को मैंने हटा करके n और m पे ये रिजल्ट डाल दिया। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ईच प्लेस कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑब्जेक्ट, ये डालना जरूरी है। कहीं कोई कंडीशन आ गई कि एक उंगली में 2 से ज्यादा अंगूठी नहीं पहन सकते तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें आपका स्टार मार्क क्या रहेगा, ईच प्लेस कैन ऑक्यूपाई all the objects। ठीक है बेटा, each place can occupy all the objects। तो ये हमारा रहा आज का सिस्टम। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटा। आज हम लोगों ने 1 लाइनर थ्योरी कह सकते हो देखी, काफी सारी परमुट कॉम्बिनेशन से स्टार्ट किया, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, जनरल बात, टेकिंग 1 एट ए टाइम, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, m in, m ought, टेकिंग 0 और मोर, टेकिंग 1 और मोर, इन सब बातों को देखा। इसकी हेल्प से परम्यूटेशन में देखा, किसी एक को रखना, किसी एक को छोड़ना, m को रखना, m को छोड़ना, और एंड में कह सकते हो ये एक फॉर्मूला देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको भी मैं फॉर्मूला ही बोलूंगा, कई बार काम आ जाता है बेटा। गैप मेथड देखा, रो का अंतर सीखा लाइन के साथ। तो इतनी सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखी है। अगली जो लेक्चर होगी उसमें भी हम लोग आज जो चीजों को सीखे हैं इसी पे इंप्लीमेंट करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। और कुछ कुछ जैसे ये एक लाइन की थ्योरी आ जा रही है, 2 लाइन की, ये उसमें भी आएगा। जैसे हम एक रो में कितनी लगातार चीजों को चुन रहे हैं तो कितने तरीके से चुन सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगली लेक्चर में बताऊंगा कि सक्सेसिव कॉम्बिनेशन जो है परम्यूटेशन हो जाता है। तो इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। ऑल द बेस्ट।